हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे साथियों एंड मेरे प्यारे दुलारे से बच्चे, मैं ऋतिक सर स्वागत करता हूँ आप लोगों का इस प्यारे से चैनल HRS ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें आप लोगों को एक आज खास टॉपिक से चर्चित कराया जाएगा, जो टॉपिक आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। उस टॉपिक आखिरकार है क्या? उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके बारे में आप नाम सुने होइएगा। अगर कोई भी आपके साथी लोग होंगे जो 12th का एग्ज़ाम दिए हों, हाल ही में बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हों, तो उनसे आप अगर संपर्क करते हैं, या जो 11-12 पढ़े हो उनसे अगर आप संपर्क करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझना बहुत ही आसान है। तो हम बेहतर तरीक़ा से इस टॉपिक को आज समझते हैं। तो इस टॉपिक में क्या है वो आइए हम चलते हैं, आसान सी भाषा में, आसान सी लैंग्वेज में इस टॉपिक को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसी भी तत्व का कैसे निकालेंगे। आवर्त सारणी में हमारा जो 118 एलिमेंट है, 118 को तत्व अवेलेबल है, उस सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमको कुछ उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित कुछ टॉपिक है जिसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, तब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छा से अगर समझना है तो उससे संबंधित बेसिक नॉलेज पहले लेना होगा। तो आज हम उस बेसिक नॉलेज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो बेसिक नॉलेज। आपको वो बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज एक टॉपिक से आएगा, जिस टॉपिक का नाम है क्वांटम संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको आगे चल के 11th में भी महत्वपूर्ण है, 12th में भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस क्वांटम संख्या के बारे में हम समझते हैं। क्वांटम संख्या हमारे पास 4 होती है। क्वांटम संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसके बाद होती है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या। अगर ये 4 क्वांटम संख्या आप समझते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। तो पहले चलिए आइए हम पढ़ते एक एक करके क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि क्वांटम संख्या कितने होते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, नोट्स बनाते चलेंगे हम। 4 क्वांटम संख्या होती है। कितनी क्वांटम संख्या होती है? 4 क्वांटम संख्या होती है, जिसमें पहला होता है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में n से लिखते हैं, वो भी छोटा वाला। दूसरा आपका होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में एल से जानते हैं, इसको एल से सूचित करते हैं। तीसरा हमारा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक, क्या कहेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लोग ml से सूचित करते हैं। आप कहीं पे देखिएगा तो डायरेक्ट आपको m से ही मिल सकता है, लेकिन हम लोग ml से सूचित करते हैं, ठीक है। लास्ट आपका होता है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण। इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग शॉर्ट में
ms से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास क्वांटम संख्या, ये 4 क्वांटम संख्या का पढ़ने का क्या जरूरत है बच्चों। तो बच्चों ये 4 क्वांटम संख्या हमको इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं कि आखिरकार किसका जगह कहाँ पे है और किससे क्या चीज बनती है वो हम समझते हैं। तो क्वांटम संख्या जो होगा इससे पहले हमको चैप्टर 2 अध्याय 2 का जो 11th का अध्याय 2 है उसमें से आपको जो है पहले क्वांटम यांत्रिकी मॉडल समझना होगा। हमको क्वांटम यांत्रिकी मॉडल समझना होगा कि आखिरकार होता क्या है। तो क्वांटम संख्या में आपके 4 क्वांटम संख्या होती है। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी इलेक्ट्रॉन प्रसरण क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताती है कोषों की संख्या बताती है। यह बताती है कि किसी नाभिक के चारों ओर कितने कोष अवेलेबल है, किसी भी नाभिक के चारों ओर कितने कोष उपस्थित है, यह हमें मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलती है। दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या, यह हमें बताती है, दिगंशी क्वांटम संख्या हमें बताती है कि किसी भी कोष में कितने उपकोष होते हैं, तो ये हमें दिगंशी क्वांटम संख्या से पता चलती है। उसके बाद हमें बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये हमें कक्षकों की संख्या बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है कक्षकों की संख्या किसी भी उपकोष में, जैसे ये कोषों की संख्या बताया, ये उपकोष की संख्या बताया, ये हमें उपकोष में अब कै गो रूम होगा मतलब कक्षकों की संख्या बताएगा। और ये चौथा होता है ना, यह बताता है कि एक कमरा में कै गो आदमी रह सकता है। तो एक कमरा में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इससे पहले हम आपका एटम का एक फिगर बनाते हैं, तो उससे समझिएगा कि क्या होता है। तो पहले फिगर बनाएंगे तो ये उसी चारों में आपको कंटेंट आ जाएगा। तो एक फिगर पहले हम बनाते हैं, उस फिगर को आप लोग समझिएगा, तब ये क्वांटम संख्या आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। तो पहले हम देखते हैं कि वो फिगर क्या है, क्या चीज, वो फिगर क्या है। हम लोग चलिए आइए देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों को आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए तब तक, या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो फिगर बनाने वाले थे वो फिगर देखिए आपके सामने बना हुआ तैयार है। ठीक है, तो देखते हैं आखिरकार क्या है। हम एक एटम का फिगर बनाए हैं, किसी भी तत्व का एक एटम लिए हैं, परमाणु का हमने फोटो बना के देखा है। तो देखिए किसी भी परमाणु का ये नाभिक है, कोई भी परमाणु ले लीजिए, उसका ये नाभिक जो होती है वो धनायन होती है। कैसी होती है, धनायन होती है। उसके बगल में क्या होता है, सेल होते हैं, मतलब कोष होती है। ये उसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जो भी कोष होती है, इसके हम जो भी चारों ओर, इसके चारों ओर जो होती है वो कोष होती है, जो चारों ओर इसके चारों तरफ हमेशा घूमते रहती है, एक ऑर्बिट की तरह घूमते रहती है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर, जैसे पृथ्वी जो होती है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो अपने एक्सिस पे लगाती है, अपने पथ पे चक्कर लगाती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होती है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक अपने रास्ते पर चक्कर लगाती है। जैसे उसका एक्सिस हो जाता है, उसी प्रकार इसका जो होता है, इसे हम लोग कोष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में है। तो हम लोग जैसे मान लेते हैं ना कि जैसे नाभिक का ये कोष है, ठीक है, तो एक कोष में कितना है, कितना उपकोष है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि पहला कोष में कितना उपकोष है। फिर कोष जो होती है ना, कोषों की संख्या हमें मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलती है। और एक कोष में कितना उपकोष होती है यह हमें पता चलती है एक कोष में कितना उपकोष होती है यह हमें पता चलती है दिगंशी क्वांटम संख्या से। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले इसको थोड़ा सा हम अलग मेथड से समझ के देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एयरपोर्ट है, ठीक है। इस एयरपोर्ट के बगल में हम जब देखते हैं तो ये हमको पता है कि मेरा दोस्त रमेश है, तो उसके रमेश जो मेरा दोस्त है उसके घर का रास्ता इधर से जाता है। फिर दूसरा दोस्त का मेरा नाम है सुरेश, तो सुरेश के घर का रास्ता इस रास्ते से जाता है। फिर कृष्ण मेरा एक दोस्त है, उसके घर का रास्ता इधर से जाता है। फिर मोहन मेरा दोस्त है, तो उसके घर का रास्ता इधर से जाता है। ठीक है, तो जब हम रमेश के घर के रास्ते से देखें तो देखें कि उसके घर के रास्ते से गए तो देखें कि सिर्फ एक घर हमको मिला। फिर हम जब सुरेश के घर के रास्ते से गुजरे तो देख रहे हैं कि 2 बिल्डिंग्स हमके मिले, जैसे 2 बिल्डिंग हमको घर मिल गया, 2 घर मिले। जब कृष्ण के घर के रास्ते से गए तो देख रहे हैं कि 3 घर मिली।
तो हम तो रमेश का घर जल्दी से पता कर लिया कि हाँ एक है तो रमेश का होगा। सुरेश के घर के पास गए, रास्ते से 2 बिल्डिंग मिली, अब पता नहीं कि सुरेश का घर कौन होगा। कृष्ण के गए तो 3 बिल्डिंग मिल गई, तो इसमें तो और कंफ्यूजन है। मोहन के घर पे गए तो रास्ते से तो 4 बिल्डिंग। तो सिर्फ आपको इतना रखना है कि रमेश पहला जब कोस में गुजरते हैं तो 1 बिल्डिंग मिली, दूसरा में गए तो हमको 2 मिली, तीसरा में तो 3 मिली, चौथा में तो 4 मिली। इतना हमको घरों की संख्या मिली। तो सेम प्रकार से देखिए, आप मुख्य क्वांटम संख्या को समझिए। मुख्य क्वांटम संख्या है क्या? तो मुख्य क्वांटम संख्या कहती है कि यह किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर, यह किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर उपस्थित कोषों की संख्या को प्रदर्शित करती है। मतलब किसी भी नाभिक होगा ना, जैसे नाभिक है तो इसके चारों ओर जो भी कोष होगा ना उसके संख्या को बताएगा। मतलब कितने कोष अवेलेबल है वह मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलती है। यह कोष का आकार भी बताती है कि हाँ नजदीक वाला है तो वो छोटा कोष होगा, दूर वाला है तो वो बड़ा कोष होगा। तो ये हमें मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलती है। अगला क्वांटम संख्या हमारे पास है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको शॉर्ट में एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यह क्या बताती है कि यह किसी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित करती है। किसे? उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित करती है। कौन? दिगंशी क्वांटम संख्या। तो दिगंशी क्या करती है कि इस कोष में, क्या चीज में, इस कोष में कितने उपकोष है, चाहे इस कोष में कितने उपकोष है, यह हमें बताएगी दिगंशी क्वांटम संख्या। यह जो होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, यह त्रिवियमी आकार बताती है। कैसी आकार बताती है? यह त्रिवियमी आकार बताती है। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दिगंशी क्वांटम संख्या त्रिवियमी आकार बताती है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब दिगंशी क्वांटम संख्या हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी कोष में कितने उपकोष है? तो आप जाहिर एक ट्रिक याद रखिए कि जितना कोषों की संख्या होगा उतना उपकोष होगा। कोषों की संख्या बराबर उपकोषों की संख्या होगा। अगर दूसरा उपकोष में देख रहे, दूसरा कोष में देख रहे तो दो गो उपकोष होगा, और तीसरा कोष में देख रहे तो 3 गो उपकोष होगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं कितना कोष होते हैं। तो चलिए अभी दिगंशी क्वांटम संख्या से कुछ संबंधित जानकारी और ले लेते हैं। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब हमको दिगंशी क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ और जानकारियां लेनी है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ और जानकारियां हम चलिए देखते हैं। अगला लाइन जो आपका लिखा गया है कि किसी कोष n में, किसी कोष को, के कोष जो होता है ना उसको n से सूचित करते हैं। क्या चीज से? n से सूचित करते हैं। किसी कोष में 0 से n-1 उपकोष होते हैं। कितने उपकोष होते हैं? 0 से लेकर n-1 तक। तो हम कोष में कितने उपकोष होते हैं, चलिए वो निकालने की अब कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम कोष ले लेते हैं। ठीक है, हमको कोष पता है, उपकोष हमको निकालना है। क्या निकालना है? उपकोष निकालना है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि मेरे पास क्या चीज है, पहला कोष, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे l का वैल्यू हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम पहला कोष में, क्या चीज में, पहला कोष में उपकोषों की संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो उपकोषों की संख्या चलिए आइए देखते हैं निकाल कर। तो कहता है 0 से n-1, तो 0, तो पहले तो एक 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा। और n-1 मतलब n-1 कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए n-1 मतलब यहाँ पे पहला कोष है तो n का वैल्यू भी 1 होगा। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो मतलब पहला कोष में उपकोष कितना होगा? 1 होगा, जिसका वैल्यू क्या है? 0 है, जिसका वैल्यू 0 है। याद रखिएगा कि पहला कोष में उपकोष 0 नहीं है, पहला कोष में उपकोष कितना है? 1 है, जिसका वैल्यू 0 है। ठीक है, अब दूसरा कोष में हम चलते हैं। किसमें? दूसरा कोष में कितना उपकोष होगा तो वो देखते हैं। तो फॉर्मूला हमको यही लगाना है। एक तो हो जाएगा 0 से n-1, तो एक हो गया 0, n-1 मतलब 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ठीक है, एक 0 और एक 1 हो गया, तो 0 से 1 हो गया n-1। तो दूसरा कोष में कितना उपकोष? 2 गो उपकोष होगा, ये और ये होगा। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे इतना है। अब तीसरा कोष में चलते हैं। किसमें? तीसरा कोष में। तीसरा कोष में भी हमको निकालना है।
तो हमको यहाँ पे n का वैल्यू 3 है ना, तो 3 रखेंगे, तो 3 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो हमको क्या कहें 0 से n-1, तो 0 से 2, तो 0 1 2, तो ये हो गया तीसरा कोष में। ठीक है, अब हम निकालते हैं चौथा कोष। तीसरा कोष में देखिए 1 2 3, तो बताए थे ना 3 होते हैं, तो इस प्रकार से पता चला कि हाँ 3 घर हैं। ठीक है, अगला देखिए चौथा कोष में हम निकालते हैं। चौथा कोष में तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा 4 आ जाएगा, तो 4 में से गया तो कितना होगा, तो 3। फिर कहता है कि 0 से n-1, तो 0 से 3 मतलब 1 2 3, लेकिन 0 तो छोड़ दिए ना हम, तो 1 छूट गया, मतलब 0 1 2 3। तो कितना, चौथा में 4 उपकोष हो गए। तो देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे आपको सब एक ही जैसा लगे। तीसरा में 3 होते हैं ना, तो ये आपका तीसरा, चौथा का ये आपका नीचे है। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए। इस प्रकार से किसी कोष में कितने उपकोष होते हैं ये हमें पता चल गया। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि किसी कोष में 0 से n-1 उपकोष होते हैं। कितने उपकोष होते हैं, 0 से n-1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी कोष में उपकोष कैसे हो। हमने डायरेक्ट नहीं बताया कि हाँ पहले कोष में एक ही उपकोष है, आप हमने इस प्रकार से निकाला। ठीक है, और कुछ याद करने वाले तथ्य जो है हम इधर लिख देते हैं, जो आप याद कर लीजिएगा। देखिए अगर l बराबर 0 हो तो, अगर l बराबर 0 हो तो इसे क्या कहेंगे, S उपकोष कहेंगे। क्या कहेंगे, S उपकोष कहेंगे। अगर l का मान 0 हो तो उसे कौन सा नाम देंगे, S उपकोष। ठीक है, अगर l का मान 1 हो, क्या चीज हो, 1 हो, तो इसे P उपकोष कहेंगे। कौन सा उपकोष, P उपकोष कहेंगे। ठीक है, अगर l का मान 2 हो तो, l का मान 2 हो तो इसे SP हो गया ना, तो D कहेंगे, D उपकोष कहेंगे। ठीक है, अगर l का मान 3 हो, क्या हो, अगर l का मान 3 हो तो इसे F उपकोष कहेंगे। तो ये अगर l का मान 0 हो तो S, l का मान 1 हो तो P, अगर l का मान 2 हो तो D, l का मान 3 हो तो इसे F उपकोष कहेंगे। ठीक है, तो देखिए l का मान यहाँ पे 0 है, तो कौन सा उपकोष, S उपकोष, तो इसका नाम जो हो जाएगा S उपकोष हो जाएगा। क्लियर हुआ ये। ठीक है, अब दूसरे कोष में 2 उपकोष है, तो l का मान हमारे पास पहले है 0, तो पहले l का मान 0, तो कौन सा उपकोष हो जाएगा, ये भी, ये S उपकोष हो जाएगा। कौन सा उपकोष होगा, S उपकोष। ठीक है, अब देखिए l का मान 1 है, अभी दूसरे कोष में ही देख रहे हैं कि l का मान 1 है, तो l का मान 1 है, तो इसे कौन सा कोष कहते हैं, P उपकोष कहेंगे। कौन सा उपकोष, P उपकोष। आगे देखते हैं कि तीसरे कोष में, किसमें, तीसरे कोष में 3 उपकोष है। ठीक है, तो l का मान 0, तो इसे कौन सा उपकोष कहेंगे, S उपकोष। ठीक है, अगर l का मान 1 हो तो इसे P कहेंगे, P उपकोष। अगर l का मान 2 है, l का मान 2 है, तो इसे कौन सा कहेंगे, D उपकोष। क्या कहेंगे, इसे D उपकोष कहेंगे। ठीक है, सेम प्रकार से वैसे ही है, तो l का मान 0 है तो S, l का मान 1 है तो P, l का मान 2 है तो D, अगर l का मान 3 है, तो इसे F उपकोष है। ये सब उपकोष का नाम हो गया, तो आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले कोष में ये S उपकोष है, तो ये उपकोष है, तो इसका नाम हो जाएगा S। ठीक है, ये दूसरे कोष में कौन कौन है, S और P है ना, तो इस उपकोष का नाम S और P हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे में S P D 3 गो है, तो ये हो जाएगा S P D। ठीक है, चौथे में S P D F 4 गो उपकोष है, तो चारों का नाम हो गया। तो यहाँ पे S, ये P, ये D और ये F। तो हमको लगता है कि इस अंदाज में आप लोग समझ गए होंगे कि
कोष में कितने उपकोष होते हैं और उसका नाम कैसे होता है, ये आप करना सीख गए होंगे। यह दिगंशी क्वांटम संख्या से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी कोष में n0 से n-1 उपकोष होते हैं। ठीक है, हमने वो निकालना भी सीख गया। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, कहीं साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर l बराबर 0 हो तो s, अगर l बराबर 1 हो तो p, अगर l का मान 2 हो तो d, l का मान 3 हो तो f। ये सब नाम है इसका। ठीक है, l का वैल्यू जहां पर भी 0 मिलेगा तो s उपकोष मान लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अंदाज में आप लोग समझ गए अभी तक मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या, जो बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो अब हम आगे सीखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो हमारा इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो उपकोष निकाल लिए, अब उपकोष में कै गो रूम होगा, मतलब कमरा कै गो होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने रमेश के घर के रास्ते से गया तो रमेश के घर पे गए, एक घर हमको दिखाई दिया तो रमेश का था। ठीक है, तो रमेश के घर में गए तो कै गो कमरा है। रमेश के जब घर में घुसते हैं तो देखते हैं कमरा कै गो है, वो गिनेंगे। वैसे ही सुरेश के घर में गए तो ये दोनों घर में जब घुसते हैं तो दोनों घर में कै गो कमरा पड़ेगा। हमको तो पता नहीं सुरेश का, दोनों घर में घुसते हैं तो इस घर में पता चला तो दूसरे के घर में घुस गए, तो इसमें भी कमरा हम पता कर लेते जब आएंगे। अब इसमें ये सुरेश का घर है, ठीक है, तो इसमें हम कमरा पता कर लेते हैं कि कै गो है, तो पूरा कमरा हमको निकल जाएगा। तो अब हम कमरों की संख्या मतलब कक्षकों की संख्या निकालेंगे। किसी भी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं वो कैसे हमको पता चलेगा, तो उसको समझने के लिए आपको तीसरा क्वांटम संख्या समझना होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चलिए आइए देखते हैं वो क्या है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, हम आगे की ओर क्लास बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने खत्म किया है मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या। तो अगला हमारे पास जो आ रहा है बहुत ही बढ़िया आ रहा है, क्या है उसका नाम देखते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये जो है ना चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की संख्या बताता है, इसलिए इसका नाम भी हम लोग रख देते हैं चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो चलिए इसके बारे में पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है। तो तीसरा हमारे पास क्वांटम संख्या है, ठीक है, जिसको कहते हैं चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके बारे में चलिए आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। तो यह हमें उपकोष में यह क्या बताती है, यह किसी उपकोष में, लिखते हैं पहले इसका परिभाषा हम लिख देते हैं, यह किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या बताती है। यह क्या बताती है, यह किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या बताती है। इसे ml से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज से, ml से। जैसे पिछला बार मुख्य क्वांटम संख्या को n से, दिगंशी को l से, इसको ml से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट m मिलेगा, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ml भी मिल सकता है, m भी मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, और ये क्या है, तो यह उपकोष के त्रिविमीय अभिविन्यास को प्रकट करता है। ये क्या करता है, उपकोष का जो है त्रिविमीय अभिविन्यास को प्रकट करेगा। कैसा अभिविन्यास को प्रकट करेगा, तो यह त्रिविमीय, कैसा, त्रिविमीय अभिविन्यास को प्रकट करता है, अभिविन्यास को प्रकट करता है। कैसा, त्रिविमीय अभिविन्यास को प्रकट करता है। कौन, ये आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये निकलेगा कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो नोट कर देते हैं हम। ml बराबर होता है 2l + 1। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। ये इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए कि किसी भी उपकोष में कितने कक्षकों की संख्या होती है, तो वो हम निकालेंगे। तो पहले चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। तो चलिए आइए हम निकालते हैं किसी भी उपकोष में कैसे हम लोग कक्षक निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखिए हम पहले देखते हैं उपकोष, क्या चीज,
उपकोष, उपकोष में हमको निकालना क्या है, कक्षक, कितने कक्षक होते हैं। तो उपकोष को हम शॉर्ट में एल से लिखते हैं, ठीक है। और इस उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो हमारे पास है एस उपकोष है ना, क्या चीज है, एस उपकोष है। तो एस उपकोष के लिए एल का मान 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ml बराबर 2l + 1, इस फार्मूला का वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो ml बराबर 2l + 1 होता है। तो एस उपकोष में हम कैसे निकालेंगे कि कितना हमारे पास कक्षक होगा, मतलब इस कमरे में कितना रूम होगा, ये हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम रखते हैं एल का मान, एल का मान कितना 0, तो 2 × 0 + 1 यानी कि 0 + 1 यानी कि कितना है आपका 1। तो इस उपकोष में एक ही कमरा होगा, कितना होगा, 1 कक्षक होगा। ये याद रखिएगा कि इस उपकोष में जो होता है वो कितना कमरा होता है, 1 कमरा होता है। उसके बाद पी उपकोष में, तो पी के लिए आपको पता है कि एल का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसमें कितना कमरा होगा ये हम निकालेंगे। तो देखिए पी के लिए एल का मान कितना 1 हो गया, तो यहाँ पे हम एल का मान 1 रखेंगे। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा +1, तो कितना आएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। तो पी उपकोष में कितना कमरा हो गया, 3 कमरा हो गया, ठीक है। पी उपकोष में कितना कमरा हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे हम फिगर भी बना देते हैं आपको, ये एस का है, ये पी का है। इसमें कमरा 1 2 3 कमरा हो गया, ठीक है। अब देखिए एस पी हो गया ना, अब हमारे पास क्या है डी, तो डी के लिए एल का मान कितना 2 होता है। तो जब इस उपकोष में कितना कमरा होगा इसको निकालेंगे, तो एल का मान कितना 2, तो एल का मान 2 रख देंगे यहाँ पर। तो 2 × 2 4 और +1 मतलब 5, तो 5 हो गया। तो डी में 5 कक्षक होते हैं, डी में कितना होगा 5 कक्षक होगा। तो इसको निकालते हैं और फिगर भी बताते हैं, 1 2 3 और 1 4, मतलब 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं। किसमें, डी कक्षक में या डी उपकोष में आपके पास 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो अगला जो है हमारे पास एफ उपकोष है, क्या चीज है, एफ के लिए एल का मान 3 होता है। एल का मान कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे 3 रख देंगे एल का मान, तो 3 × 2 = 6 और +1 कितना हो जाएगा 7। तो एफ उपकोष में हमारे पास 7 कक्षक होते हैं। कितना कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। तो बनाते हैं इसमें 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास एफ उपकोष में कितने कक्षक है ये पता चल गई, ठीक है। तो हम लोग चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या से यही पता करते हैं किसी एक उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं, इसमें एक ही कक्षक है, पी में कितना 3, तो 1 2, 1 2 3 बन गई। फिर डी में, फिर वैसे ही पी में 1 2 3 हो गया, डी में जगह तो नहीं, इसको बड़ा करते हैं, 1 2 3, तो 4 कक्षक। डी में कितना 5 है ना, तो 1 और बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें 1 2 3 बन गई, इसमें 4 1 2 3 4 बन गई। इसमें कितना बनाना है, 1 2 3 4 1 5 ना होता है, इसमें 5 कक्षक है। एफ में कितना 7 कक्षक है ना, तो इसमें 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो ऐसे होती है हमारे पास कक्षकों की संख्या। तो हम इस कक्षकों की संख्या तक पहुंच गए हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का पता खोज रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिरकार हमको मिलेगा किस किस जगह पे। तो हमको यही पता करना है कि किसी नाभिक के चारों तरफ हमको इलेक्ट्रॉन किस जगह पे मिल सकता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस उपकोष में मिलेगा, इस उपकोष में कहाँ पे मिलेगा, तो कमरा में मिलेगा, किसी कक्षक में आपको अवेलेबल होगा, ऑर्बिटल्स में आपको उपस्थित इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो हम लोग वही देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि एक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको समझना होगा इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो आपको पता चल जाएगा कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने देखा कि एक कोष में कितने उपकोष होते हैं, फिर एक उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। अब हम देखेंगे एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन ही पता करना है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है कि इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ पे मिल सकता है हमें।
तो वो हमें पता करना है। तो चलिए, हमने आपको अभी बताया कि उपकोष में कैसे कक्षक की संख्या निकालिएगा। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ml बराबर 2l+1 होती है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए आइए आगे हम देखते हैं चौथा क्वांटम संख्या, जो कि है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग अभी अभी खत्म किए हैं आपका तीसरा क्वांटम संख्या, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। उसके बाद हमारे पास अगला क्वांटम संख्या आती है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो इसको समझते हैं एक बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में। इसमें क्या होता है कि यह बताती है कि किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो चलिए इसके परिभाषा पर पहले देखते हैं।